नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें अच्छे और सच्चे दोस्तों की ज़रूरत होती है। ये लाइन सिर्फ पर्सनल लेवल पे मैटर नहीं करती, पर पॉलिटिकल और ग्लोबल फ्रंट पे भी काम करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दो दोस्तों के बीच में फंस जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमें किसकी तरफ जाना चाहिए और किसका साथ देना चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही कुछ ऐसी ही स्थितियों में फंसा हुआ है भारत। रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट होने के बाद से ही पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ देश यूक्रेन के साथ हैं तो कुछ रशिया के। हालांकि ज्यादातर देश यूक्रेन के ही साथ हैं। फिर चाहे वो अमेरिका हो, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर नेटो संगठन, सब यूक्रेन की साइड है। कुछ देश न्यूट्रल हैं जैसे इंडिया, और कुछ देश जैसे चाइना वो रशिया के सपोर्ट में है। स्टार्टिंग में अगर हम देखते तो ये वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में कम, पर रशिया और अमेरिका के बीच में ज्यादा लग रहा था। हालांकि धीरे धीरे करके अमेरिका ने इस वॉर से अपना पल्ला झाड़ लिया। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भारत के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया है कि उसे अमेरिका का साथ देना चाहिए या रशिया का। तो चलिए आखिर जानते हैं कि क्या है इंडियन रशियन रिलेशंस, और आखिर इंडिया के लिए रशिया का साथ देना जरूरी है या सुपर पावर अमेरिका का। इंडिया और रशिया के रिलेशंस शुरुआत से ही अच्छे रहे हैं। जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ तो बाकी सारे देश इंडिया के खिलाफ थे, सिर्फ एक रशिया इंडिया के सपोर्ट में खड़ा था। 1971 में जब ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुई इंडिया और रशिया के बीच, तो उसके तहत ये तय हुआ कि इंडिया पर होने वाला कोई भी हमला रशिया पर हमला माना जाए। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तब भी इंडिया ने रशिया का साथ दिया, और समय के साथ साथ दोनों देशों के रिलेशंस और अच्छे होते गए। इन्हीं अच्छे रिलेशंस के चलते आज इंडिया और रशिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं, और बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे एरियाज में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर चाहे वो डिफेंस हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, स्पेस हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो या फिर एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन हो। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के बाद अगर भारत रशिया का साथ नहीं देता या फिर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका की तरह रशिया पर किसी भी तरह का सैंक्शन लगा देता है या फिर कोई भी प्रतिबंध लगा देता है, तो फिर ये 110% पॉसिबल है कि इंडिया और चाइना के बीच अभी जो भी विवाद चल रहा है, जिसमें अभी रशिया न्यूट्रल है, फिर शायद वो क्लियरली चाइना के सपोर्ट में चला जाए। ये बात बहुत ही क्लियर और ऑब्वियस है कि इंडिया रशिया से बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्ट करता है। इंडिया के 60% डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से आते हैं, और उन्हीं डिफेंस इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग के लिए जो स्पेयर पार्ट्स और बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी रशिया से आती हैं। 2021 में इंडिया ने 1.8 मिलियन टन थर्मल कोक का इंपोर्ट किया था, जिसमें से 1.6% अकेले रशिया से थी। 2021 में ही इंडिया ने रशिया से 43,400 बैरल क्रूड ऑयल यानी कि 43,400 बैरल कच्चे तेल का इंपोर्ट करवाया, और बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिया रशिया के इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने इंक्लूडिंग अमेरिका रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, और इन्हीं सैंक्शंस के चलते रशिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इन्हीं सब चीज़ों के चलते इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया ने कहा वो उन्हीं देशों को अपनी चीज़ें बेचेगा जो रशियन करेंसी रूबल्स में पैसे चुकाएंगे। वॉर के बाद से रशियन करेंसी रूबल की वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा गया। जहां वॉर से पहले $1 की वैल्यू 80 रूबल हुआ करती थी अप्रॉक्स, वॉर के दौरान $1 की वैल्यू 110 रूबल हो गई। जहां वॉर से पहले 1 रूबल की वैल्यू ₹1.04 थी, वहीं वॉर के दौरान उस रूबल की वैल्यू ₹1.5 हो गई। बात करें भारत की, तो रशिया भारत को इंटरनेशनल प्राइस से $35 यानी कि ₹2,500 पर बैरल के डिस्काउंट पे कच्चा तेल दे रहा है, और ये वही कीमत है जो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले थी। रशिया ने आज तक पूरी दुनिया में किसी भी देश को इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया जितना वो हमें दे रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वापस से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नॉर्मल से हो जाएं, और इस डील से अमेरिका और बाकी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि रशिया हमेशा से इंडिया के साथ रहा है। फिर वो चाहे 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर के टाइम पे ट्रीटी साइन करना हो, 1999 में करगिल का वॉर हो, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटना हो, या फिर 2020 में हुए गलवान घाटी का इंसिडेंट हो, रशिया हमेशा से इंडिया के पॉजिटिव एज पे रहा है, इंडिया की पॉजिटिव साइड पे रहा है और इंडिया के समर्थन पे रहा है। तो रशिया का साथ देना इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें अमेरिका की, तो पिछले कुछ सालों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार नजर आया है। समय के साथ साथ दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। अभी अमेरिका और भारत एक दूसरे के ऊपर काफ़ी चीज़ों के लिए निर्भर करते हैं, और काफ़ी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देशों के बीच चलता है।
और ये बात एकदम क्लियर कट है और एकदम साफ है कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया रशिया की तरफ जाए या रशिया का साथ दे। पर भारत के लिए इतिहास के सबक को भूल पाना मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब भारत ने अमेरिका का साथ मांगा था और अमेरिका ने भारत का साथ देने के बदले पाकिस्तान का साथ दिया था। 1999 में जब करगिल का वॉर हुआ था तो उस दौरान भारत ने अमेरिका से सैटेलाइट मदद मांगी थी और अमेरिका ने ये मदद देने से साफ इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पे सोचना पड़ता है। भारत अमेरिका से दूर जाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता, वो भी ऐसे टाइम पे जब चीन और भारत के बीच में रिलेशंस इतने खराब है। ये बात तो सच्ची है कि अमेरिका ने कभी भी किसी भी देश का साथ दिया ही नहीं है, वो हमेशा अपना ही भला देखता है। फिर चाहे आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए या यूक्रेन का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पर अभी इन सारी चीज़ों को सोचने का मतलब कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका का साथ छोड़ता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भारत को महंगी पड़ सकती है। रशिया यूक्रेन के बीच में जब से स्थितियां खराब हुई हैं, तब से अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि वो रशिया के विरुद्ध जाए और रशिया के खिलाफ कुछ कदम उठाए, पर इससे भी भारत का ही नुकसान है। एक बार के लिए बाकी चीज़ों को किनारे कर भी दें, फिर भी डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए तो इंडिया रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इंडिया का 60% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इम्पोर्ट होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। और अगर इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशंस खराब करता है तो ऑब्वियसली इसका मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होगा, क्योंकि जो इतनी सारे डिफेंस डील्स हैं, फिर चाहे वो S-400 डिफेंस सिस्टम हो, भारत द्वारा SUMKI और MiG-29 की खरीद हो, एक साथ 4 वॉरशिप बनाने की डील हो, या बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की डील, सभी पे इसका बहुत असर पड़ेगा। अभी भारत अमेरिका और रशिया के बीच में फंसा हुआ है। वो चाहता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका हमारा साथ दे, लेकिन वो हथियारों के लिए रशिया का भी साथ चाहता है। कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स लगातार भारत को ये याद दिला रहे हैं कि अगर कल को भारत और चीन के बीच में दिक्कतें आती हैं, भारत और चीन के बीच में अगर कल को वॉर होता है, तो रशिया ऑब्वियसली चीन के साथ जाएगा, वो भारत का साथ नहीं देगा। खैर, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि इंडिया को किसकी तरफ जाना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए। इंटरनेशनल फ्रंट पे जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो एक देश की इकोनॉमी और उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाता है। जब इंडिया के बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश की सिक्योरिटी कंसर्न्स और इस देश की इकोनॉमी को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। अभी तक तो इस पूरे सिचुएशन में इंडिया ने न्यूट्रल रहना प्रेफर किया है, ना ही वो रशिया के साथ गया है और ना ही वो यूक्रेन, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। आगे जाके डिप्लोमेसी के बेसिस पे इंडिया जिस भी कंट्री को सपोर्ट करने का डिसीजन लेगा वो सही ही होगा, क्योंकि डिप्लोमेसी ऑलवेज वर्क्स ऑन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन रखिए और बाकी इंफॉर्मेटिव और मोर नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।